2006 में हम सब घर वाले चाचू की शादी पर गांव चले गए। मैं पहले कभी भी अपनी ज़िंदगी में गांव नहीं गया था, क्योंकि मुझे गांव जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। गांव पहुंचकर मैंने अपने कज़न को पहली बार देखा और जैसे ही मैंने उसे देखा मुझे पहली नज़र में ही उससे मोहब्बत हो गई। अगली सुबह मौका मिलते ही मैंने अपनी कज़न को अपने प्यार का इजहार कर दिया। उस वक्त उसने कोई जवाब नहीं दिया और वो ये सुनते ही वहाँ से भाग गई। फिर रात को मैं जब छत पर अकेला लेटा हुआ था, तब छोटा कज़न मेरे पास आया और उसने मुझे खाना पकड़ाते हुए कहा कि ये खाना आप ही ने आपके लिए भेजा है। मैंने देखा तो खाने के साथ एक खत भी था। मुझे आप बहुत अच्छे लगे हैं और मैं भी आपसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। अब प्लीज़ आप खाना खा लें, क्योंकि सुबह से आपने कुछ नहीं खाया हुआ। मैं मोहब्बत के अंजाम से नावाकिफ़ उसका खत पढ़कर खुशी से झूमने लगा। फिर वो मेरा ऐसे ख्याल रखने लगी जैसे कि एक बीवी अपने शौहर का ख्याल रखती है। शादी ख़त्म होने तक सबको हम दोनों पर शक हो चुका था। सब ने इकट्ठे होकर हम दोनों से पूछा तो हमने भी सबको सच बता दिया। हम दोनों बहुत डरे हुए थे, लेकिन हम दोनों से किसी ने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि सब बहुत खुश हुए और इसी तरह हमारी मंगनी हो गई। तब हम दोनों की उम्र 16 साल थी और हम दोनों अभी पढ़ रहे थे। इसलिए सबने फैसला किया कि हमारी शादी 5 साल बाद होगी। उसके पास अपना मोबाइल नहीं था, तो कभी कभार चाची के मोबाइल से हमारी बात हो जाया करती थी। फिर मेरा स्कॉलरशिप और वीज़ा आ गया। मैं पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चला गया। वहाँ जाकर हमारी बात होना बिल्कुल बंद हो गई, क्योंकि तब स्मार्टफोन इतने आम नहीं थे। राब्ता करने के लिए कंप्यूटर, इंटरनेट और स्काइप का होना बहुत ज़रूरी था। एक दफ़ा मैंने चाची को डायरेक्ट कॉल की, मगर मेरी बात ना हो सकी। फिर बाद में मुझे पता चला कि चाची का मोबाइल टूट गया है और उन्होंने नया मोबाइल नहीं लिया। 6 महीने ऐसे ही गुजर गए और मैं बहुत उदास रहने लगा। फिर एक दिन मुझे मेरे गांव वालों की स्काइप पर वीडियो कॉल आई। अटेंड करते ही देखा वो सामने बैठी हंस रही थी। फिर अम्मी ने बताया कि ये पढ़ने के लिए शहर आ गई है और अब हमारे साथ हमारे घर में ही रह रही है। अम्मी की बात सुनकर मेरी खुशी की कोई इंतहा ही नहीं रही। फिर हमारी रोज़ घंटों घंटों तक बात होती रही और ऐसे ही 1 साल गुजर गया। एक दिन मुझे घर से कॉल आई तो अम्मी मुसलसल रोए जा रही थी। मैंने वजह पूछी तो अम्मी रोते हुए कहने लगी कि तुम्हारे अब्बू और तुम्हारे चाचू लोगों की आपस में लड़ाई हो गई है। तुम्हारे बड़े चाचू आए थे और वो आलिया को वापस अपने साथ गांव ले गए। अम्मी की बात सुनकर मैं बहुत डर गया, तो मैं पाकिस्तान वापस आ गया। मैंने वापस आते ही पहले अपने घर वालों की सारी बातें तसल्ली से सुनी और फिर अब्बू के मना करने के बावजूद भी मैं गांव चला गया। मेरे दोनों चाचू घर पर नहीं थे, तो मेरी चाची ने आलिया से मिलने की इजाज़त दे दी। मैंने आलिया की तरफ देखा तो आलिया के चेहरे पर नील पड़े हुए थे। जब आलिया ने मेरी तरफ देखा तो वो भागकर मेरे गले लग गई। वो फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो। मैंने उसे चुप करवाया और उसे वादा किया कि मैं कल तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। मैं जब घर आया तो मेरे अब्बू ने साफ साफ कह दिया कि वो लड़की इस घर में कदम नहीं रख सकती और अगर तो तुम उसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए भी इस घर में कोई जगह नहीं है। मैंने अपना सामान उठाया और घर छोड़कर चला गया। उस दिन अम्मी बहुत रोई, लेकिन मैं नहीं रुका, क्योंकि मैं आलिया से वादा कर चुका था। मैंने एक दोस्त के घर रहने का बंदोबस्त किया और उसी दोस्त के साथ
आलिया को लेने गांव पहुंच गया। मैं गांव पहुंचकर चाचू लोगों के काम पर जाने का इंतज़ार करने लगा। उनके घर से निकलते ही मैं घर में दाखिल हो गया, मगर आलिया ने मेरे साथ चलने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने घर से निकाल दिया है और अब तुम्हारे पास रहने के लिए अपना कोई ठिकाना नहीं है, तो तुम मुझे कहाँ रखोगे? और वैसे भी कल मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। मैंने खुद को समझा लिया है और तुम भी ये बात खुद समझ जाओ। हमारा सफ़र बस यहीं तक था, अब हम कभी एक नहीं हो सकते। मेरी लाख मिन्नतों के बाद भी जब आलिया ने मेरे साथ चलने से इनकार कर दिया तो मैं आलिया के पाँव में बैठ गया और रोने लगा कि मगर वो पत्थर दिल लड़की मुझे रोता हुआ देखकर अपने कमरे में चली गई। मैं वहाँ से जब निकला तो मुझे मेरा दोस्त अपने साथ रावलपिंडी ले आया। मैं कई दिन तक रोता रहा, लेकिन उसके बाद मेरी आंखों के आंसू ख़त्म हो गए। मैं बहुत तकलीफ़ में था कि मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, ना मेरे घर वालों ने और ना ही आलिया ने। तो मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं अब कभी वापस नहीं जाऊंगा। मैं सब कुछ भूल जाना चाहता था, इसलिए मैं नशा करने लगा। मुझे नशे की ऐसी लत लगी कि मैं हर वक्त नशे में रहने लगा। जब नशा ख़त्म होता तो मुझे सब याद आने लग जाता। आलिया की आवाज़ मुझे मेरे कानों में गूंजने लगी। दर्द और अज़ियत से मेरी सांसें बंद होने लगती थीं, इसलिए मैं कभी नशे से बाहर ही नहीं आता था। मेरे दोस्त को मेरी हालत की फ़िक्र होने लगी तो वो मुझे समझाने लगा। वो मुझे अक्सर समझाता था कि तुम नशा छोड़ दो और अपने घर वापस चले जाओ, लेकिन मैंने कभी भी उसका ये मशवरा नहीं माना। वो नादान ये नहीं समझता था कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। और फिर एक दिन मैं रोज़ की नौका टोकी से तंग आकर उसका घर छोड़कर सवात के गांव धनकरम में चला गया। धनकरम का एक लड़का मेरे साथ इंग्लैंड में पढ़ता था, तो उसके घर वालों ने मेरे रहने का इंतज़ाम कर दिया। धनकरम में आकर मुझे थोड़ा सुकून महसूस होने लगा, क्योंकि मेरे दोस्त के घर वाले मुझे बेटे की तरह प्यार करने लगे। वहाँ रहते हुए वक्त का पता ही नहीं चला और कैसे 7 साल गुजर गए। मैं गुजरा कल भूलकर अपनी नई ज़िंदगी में मगन हो चुका था। मैं नशा छोड़कर एक स्कूल में बच्चों को मैथ सिखा रहा था। घर वालों की और आलिया की कभी कभी याद आती थी, मगर मेरे लिए वो सब एक गुजरा कल था जिसे मैं पीछे छोड़ चुका था। मगर मैं इस बात से अनजान था कि गुजरे कल से जितना भी भाग लो, वो एक ना एक दिन आपके सामने फिर से आकर खड़ा हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरा गुजरा कल मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मेरे दोस्त के कुछ रिश्तेदार कराची से सवात घूमने के लिए आए, तो उन्हें घूमने फिराने की ड्यूटी आंटी ने मेरी लगा दी। मैं इन्हें आलम चप्पा ले गया और सारा दिन घुमाने के बाद हम लोग घर वापसी के लिए निकल रहे थे, तो मुझे किसी ने पीछे से आवाज़ दी। वो आवाज़ सुनते ही मैं रुक गया। पहले से भारी हो चुकी थी, मगर अपने भाई की आवाज़ कैसे कोई भूल सकता है। मेरा भाई भागते हुए मेरे पास आया और मुझे गले लगाकर रोने लगा। हम दोनों बहुत देर तक रोने के बाद चुप हुए, तो भाई ने बताया कि उसकी 1 हफ्ता पहले शादी हुई है और वो हनीमून मनाने यहाँ आया हुआ है। फिर वो मुझे उस होटल में ले गया जहाँ भाई और भाभी रुके हुए थे। भाभी से मिलने के बाद भाई ने मुझे बताया कि हम सब ने तुम्हें बहुत ढूंढा, मगर तुम कहीं नहीं मिले। फिर कुछ सालों के बाद हमें यूँ लगने लगा कि तुम इस दुनिया से जा चुके हो, मगर अम्मी और अब्बू ने कभी नहीं माना। अब्बू हर रोज़ सुबह झूठ बोल कर जाते हैं
कि वो काम पर जा रहे हैं, मगर वो हर रोज़ तुम्हें ढूंढते हैं और मुख्तलिफ शहरों में जाते हैं। हम सबको पता है कि अब्बू कोई काम नहीं करते, मगर हम सब चुप रहते हैं कि सारा दिन अम्मी दरवाजे की तरफ देखती रहती हैं, क्योंकि उन्हें हर रोज़ लगता है कि अब्बू तुम्हें ढूंढ आएंगे। लेकिन जब अब्बू शाम को तुम्हारे बगैर घर वापस लौटते हैं तो अम्मी टूट जाती हैं और सारी रात रोती रहती हैं। भाई की ये सब बातें सुनकर मेरी आंखें नम हो गई थीं और फिर भाई ने मुझे बताया कि आलिया आज भी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। आलिया ने उस दिन झूठ बोला था कि वो शादी कर रही है। वो तो बस चाहती थी कि तुम वापस अपने घर चले जाओ, मगर उसे क्या पता था कि तुम हम सबको छोड़कर ऐसे चले जाओगे। उसने अपने घर वालों से बहुत मारें खाई हैं, मगर किसी और से शादी नहीं की। वो बेचारी तो तुम्हारी तस्वीरों को गले से लगाकर रोती रहती है। वो बस इसी उम्मीद पर जिंदा है कि तुम एक दिन लौट कर वापस ज़रूर आओगे। चाचू लोगों से अब्बू की लड़ाई तो 2 साल बाद ही ख़त्म हो गई थी। भाई की बातें सुनकर मेरे पास कहने को कुछ नहीं बचा था। मैंने भाई को रोते हुए गले लगाया और कहा कि मुझे घर ले चलो। और ऐसे ही इतने सालों की आवारगी के बाद मैं वापस अपने घर लौट आया। मेरी माँ मुझे देखकर खुशी से झूम उठी। हमारे घर उस दिन ईद का समा था और 1 महीने बाद मेरी आलिया से शादी भी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अब अपनी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं है और मैं अब अपनी ज़िंदगी में अपने माँ बाप के साथ और अपनी बीवी के साथ बहुत खुश हूँ।